नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सट में हमारे साथ देश के राजपुरुष और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी जुड़े हैं। हम भाग्यवान हैं कि आज हमारे साथ ऐसे राजपुरुष हैं जो कि तथ्यों के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि वो आईएएस भी रहे, आईएएस काडर में रहे लंबे समय तक और भारतीय जनता पार्टी में भी रहे और अटल जी जैसे राजपुरुष के कैबिनेट में भी रहे। तो यशवंत सिन्हा जी से आज बात करेंगे। एक तो वोट चोरी की बात होगी, मगर विशेषतः बिहार का चुनाव है। यशवंत सिन्हा जी वैसे अविभाज्य बिहार से आते हैं, इसलिए आपके अनुभव का हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा। सिन्हा साहब, आपका सिद्धू ने सट में स्वागत है और आज हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वोट चोरी की संभावनाएं और चुनाव के 2 फेज हैं और उसके बाद में सरकार कैसे बनेगी, इस पर अपनी राय देवें। सिन्हा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया और 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपने मुझसे अपेक्षा की है कि मैं अपने विचार रखूंगा। पहली बात तो हम लोग वोट चोरी की बात कर लें। आज राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने चौंकाने वाले तथ्य देश के सामने रखे हैं। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इन सारे आरोपों का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जवाब न देकर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका जवाब दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन एक पूरी तरह से पावरफुल संस्था है जो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे ही कूदी मैदान में और उसने जवाब देना शुरू किया, इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के दाढ़ी में कोई ना कोई दाग है, कोई ना कोई चोर घुसा हुआ है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव कल होगा, पहला राउंड, और एक दिन पहले उन्होंने सचमुच में हाइड्रोजन बम फोड़ा है। इससे मुझे लगता है कि बाकी जो बातें होती रहेंगी, लेकिन तत्काल इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के चुनाव में जो विपक्षी दल हैं, जिसमें आरजेडी है, जिसमें लेफ्ट पार्टीज हैं और जिसमें और भी दल हैं, इन सब दलों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा कल जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि अगर उम्मीदवार जो है और पार्टी जो है वह सावधान रहती है तो इलेक्शन लॉज एंड रूल्स में इस तरह के बचाव के प्रावधान हैं कि उसका लाभ उठाकर उसको यूज करके आप गड़बड़ी होने से रोक सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि आपका एजेंट बूथ पर बैठा है, क्योंकि लड़ाई तो बूथ में हो रही है। अब उसमें पहचान करना, और एक बूथ में करीब 1000 वोटर्स होते हैं और इस तरह के एजेंट को आप पोलिंग बूथ में बैठाते हैं जो उस पूरे इलाके को जानता है। तो अगर कोई बोगस वोटर आया किसी और नाम से वोट देने के लिए तो उसको चुनौती दी जा सकती है। तो एक तो ये काम करना पड़ेगा। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि जो बैलेट जो ईवीएम है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो। तो उसके लिए पूरा सीलिंग वीलिंग जो होता है वो आप अपने सामने करवाइए। उसके पहले इंस्पेक्शन है, उसको भी ठीक से करिए। उसके बाद एक फॉर्म 17C होता है। आपका अधिकार बनता है पोलिंग एजेंट का कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहे कि आप पूरा विवरण फॉर्म 17C में लिख के और हमको उपलब्ध कराइए। और उसको कराना पड़ेगा, क्योंकि ये
कानून है। तो एक दफा फॉर्म 17C आपके हाथ में आ गया तो फिर उसके बाद गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। मैं अपने चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देता था अपने पोलिंग एजेंट्स को कि फॉर्म 17C आप जरूर ले आइए और देर शाम तक भी हो लेकिन मेरे यहाँ पहुंचाइए। और वो सारे लोग फॉर्म 17C लाते थे। तो उसके बाद उसके साथ जैसा मैंने कहा कि ईवीएम के साथ हस्तक्षेप जो था वो मुश्किल हो गया। अब ईवीएम को सील करने की एक प्रक्रिया होती है, उसके बारे में भी सावधानी है। पोलिंग एजेंट का अधिकार है कि वो अपना सील उसमें लगाए। तो आप अपना सील मुकर्रर कर लीजिए कि कौन सी आपकी सील होगी जो उसमें लगेगी। और जब काउंटिंग के दिन आपका वो ईवीएम खुलेगा तो आप देख लीजिए कि आपका सील जो है वह ठीक ठाक लगा है कि नहीं, उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुआ है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो पार्टियों को करना चाहिए, पार्टियों के एजेंट्स को करना चाहिए। और मैं गंभीरता के साथ इस बात को आपसे कह रहा हूं, समय बहुत कम है, लेकिन आज रात भर में बिहार में विपक्षी दलों को ये सारी सूचना अपने अपने पोलिंग एजेंट्स को देना चाहिए, उम्मीदवारों को देना चाहिए। और उनको कल बहुत सावधानी बरतनी होगी पोलिंग बूथ पर कि बोगस वोटिंग नहीं हो, गलत वोटिंग नहीं हो, कोई वो ब्राजीलियन मॉडल बन के और आके वहां वोट न दे दे। तो ये सावधानी अगर हम लोग बरतेंगे तो बहुत हद तक जो गड़बड़ी चुनाव में होती है उसको रोक सकते हैं। देखिए, आज के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी थी कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए, सब उम्मीदवारों के लिए, सब पार्टियों के लिए एक ऐसी समतल भूमि बनाए कि सब लोग बराबरी के आधार पर लड़ें। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन का हाल है उसमें वो विपक्षी दलों के लिए जितनी मुश्किल पैदा कर सकता है वो मुश्किल पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर ये लोग जो हैं ये सरकार के मुलाजिम हैं। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिलेक्शन कमेटी में बैठते थे, अब उन लोगों ने उनको भी हटा दिया। और एक नाम के वास्ते दो लोग सरकार के, एक विपक्ष के, तो विपक्ष का वाला क्या कर लेगा अकेले, उसको ओवर रूल कर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ही गलत ढंग से बन रहा है अब इस देश में, और जानबूझकर सरकार में बैठे लोग ये कर रहे हैं ताकि वो हर चुनाव को जीत सके। और ये चुनाव जीवी लोग हैं। आपके प्रदेश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं, जिनको आपने देश को दान में दिया है, ये हम गांधी सरदार के वंशज हैं। ये लोग जो हैं इनका एक ही उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह चुनाव जीतो, वोट के लिए हम कुछ भी करेंगे, ये इनका सिद्धांत है और कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग, पूरी जो व्यवस्था है चुनाव की, उसका दुरुपयोग आज के दिन खुलेआम हो रहा है। तो विपक्षी दलों को, और खास करके बिहार में जब कल चुनाव है, तो उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जी सर, हमारे मंत्री रिजिजू ने जिस प्रकार से कहा कि राहुल गांधी को वोट चोरी की आशंकाएं हरियाणा में थी तो वो अदालत क्यों नहीं गए। अब ऐसे सवाल यदि केंद्रीय मंत्री, जो कि लॉ मिनिस्टर भी रहा है पहले और अभी वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी है, उसको तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। वैसे वो कांग्रेस में था, कांग्रेस से भाजपा में आया, भाजपा में से कांग्रेस में गया, कांग्रेस से फिर भाजपा में आया और मोदी जी का लाडला बन गया। तो ये ऐसे सवाल, बचपना सवाल क्यों करते हैं? देखिए, उनसे ये कहना चाहिए कि आपको राहुल गांधी से अगर शिकायत है तो आप क्यों नहीं जाते हैं अदालत में? आप जाइए अदालत में, जाके अदालत में केस फाइल कीजिए राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल गांधी अंट शंट बोल रहे हैं, उनको रोका जाए। जाइए, आप जाइए अदालत में। राहुल गांधी को क्यों करें कि आप अदालत में जाइए? लेकिन
इनका जो बनाया हुआ चुनाव आयोग है, आपको याद होगा, उसने भी राहुल गांधी को कहा एफिडेविट में लिख के दीजिए। बताइए, देश का विरोधी दल का नेता लोकसभा का बोल रहा है और ये कह रहे हैं कि एफिडेविट देके बना के दीजिए। तो चारों तरफ बस धांधली ही धांधली है। और जैसा मैंने कहा कि येन केन प्रकारेण चुनाव को जीतना ही इनका लक्ष्य है, क्योंकि बिहार में इनको बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है और अगर ये चुनाव हार गए तो फिर दिल्ली की सत्ता इनके हाथ से चली जाएगी। दिल्ली की सत्ता गंवाने का ही डर है उनको, और इसलिए बिहार में अरबों खरबों का वो रेवड़ी बांट चुके हैं, अरबों खरबों की रेवड़ी बांट चुके हैं। इलेक्शन कमीशन तो कुछ कह नहीं रहा है। धार्मिक आधार पर बिहार में अभी तो कोई ऐसे दंगे होते नहीं है, मगर वो धार्मिक आधार पर विभाजन भी कराना चाहते हैं। जिस प्रकार से वो भाषण करते हैं, हमारे बाला साहेब ठाकरे जो शिवसेना के चीफ थे, उनको तो 6 साल तक इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग और उम्मीदवारी दोनों में से उन्होंने फारिग किया था, उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी थी। मगर अब तो मोदी और शाह या उनकी पार्टी के लोग या तो उनके मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर बैठे हैं, वो इस प्रकार से बातें करते हैं, मगर चुनाव आयोग कोई कॉग्निजेंस लेता ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए? देखिए, मैं आपको और उदाहरण दूं। गिरिराज किशोर ने मुसलमानों को नमक हराम कहा। जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है तब उनका ये बयान आया। चुनाव आयोग ने इसका नोटिस तक नहीं दिया। अभी एक दूसरे केंद्र के मंत्री हैं ललन सिंह जी, जो एक बिल्कुल अपराधी किस्म के उम्मीदवार के पक्ष में बोलने गए और वहां पर रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा कि किसी को वोट देने मत जाने दो। केवल एक एफआईआर उनके खिलाफ हुआ है। केंद्र के मंत्री, केवल एक एफआईआर। अगर विपक्ष के किसी व्यक्ति ने इस तरह की बात की होती तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी का आदेश इलेक्शन कमीशन खुद देता कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, इसको जेल में डालो, इसको ये करने की कोई चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, उसको रोक दिया जाता। लेकिन इलेक्शन कमीशन 9 मन तेल कान में डाल के बैठा हुआ है। खुलेआम धर्म का प्रचार हो रहा है, खुलेआम धर्म के नाम पर बिहार में वोट मांगा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन खामोश, कोई कार्रवाई नहीं। इतना सड़ियल इलेक्शन कमीशन तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं भी बहुत से चुनाव कराता रहा एक आईएएस अफसर के नाते, और फिर चुनाव में भाग लेता रहा। इतना रद्दी गया गुजरा इलेक्शन कमीशन आज तक हमने नहीं देखा है, जो कि सरकार का लैपडॉग बना हुआ है और उसी तरह बिहेव कर रहा है। प्रधानमंत्री जिस तरह के भाषण दे रहे हैं उस पर कभी इन्होंने कुछ किया? कभी कुछ नहीं। उनके हेलीकॉप्टर्स में कितना पैसा जा रहा है जो सरकार के मंत्री और दूसरे लोग हैं, उसको कभी चेक किया? नहीं किया। तो पूरा कुछ जो है, जैसा मैं कह रहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको खत्म करने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है, और इसीलिए जो जिम्मेदारी है विपक्षी दलों की वो ज्यादा बढ़ जाती है। उनके ऊपर जो बोझ है वो बढ़ जाता है और उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सर, कल से चुनाव यानी मतदान हो रहा है और दूसरे फेज में भी मतदान होगा। अब पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार थोड़े रूठे हुए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री ने। तो अब वो क्या करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी यदि जीत जाती है तो ठीक है, वो अपना उम्मीदवार चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाएंगे, मगर मान लीजिए कि हार जाती है तो क्या होगा? देखिए, पहले तो अगर जीत जाती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, उस समय से लेकर जब दोनों ने 101 सीटें आपस में बांटी, बराबरी पर बीजेपी आ गई। पहले जेडीयू का पलड़ा भारी होता था, ज्यादा सीटें जेडीयू लड़ती थी। इस बार बराबरी पर आ गए, और बराबरी पर लाने का जो मकसद था वो बिल्कुल स्पष्ट था
कि अगर हम ज्यादा सीटें जीतेंगे तो हम नीतीश कुमार को किनारे कर देंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं और इसीलिए नीतीश कुमार मोदी जी के रोड शो में पटना में नहीं गए, शामिल नहीं हुए। इसलिए नीतीश कुमार जब मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा था तो वहां 56 सेकंड के लिए केवल गए, कोई तकरीर उन्होंने नहीं की। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हैं और वो महागठबंधन के साथ आ जाते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है बिहार के चुनाव में। और अमित शाह कम से कम बिल्कुल क्लियर हैं कि नीतीश कुमार को वो नहीं बनने देंगे चीफ मिनिस्टर, और वो अपना चीफ मिनिस्टर बिहार में बनाएंगे। नीतीश कुमार यदि पाला बदलते हैं तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी रहेगा, तेजस्वी बनेगा, या फिर नीतीश कुमार ही बनेंगे? कैसी संभावना देखते हैं? हाँ, इसमें हर तरह की संभावना है। कहीं ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को दिल्ली में लाया जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण कोई उनको यहाँ पर कैबिनेट में पद दिया जाएगा, वो अगर बीजेपी के साथ रहते हैं। लेकिन अगर वो महागठबंधन में जाते हैं तो जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री के पद से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा होगा बिहार के लिए, क्योंकि तब सचमुच में बीजेपी अलग थलग पड़ जाएगी और ये जो गेम्स बीजेपी खेल रही है इस चुनाव में और इसके पहले और इसके बाद खेलेगी, उस पर विराम लगेगा। मैं एक बात आपको और बता दूं कि बिहार की का समाज जो है वो कास्ट से प्रभावित होता है, जात से प्रभावित होता है। इसलिए बिहार में जो सांप्रदायवाद है, कम्युनलिज्म है, वो पैर नहीं जमा सका और इसीलिए बीजेपी जो है वो अकेले कभी बिहार को जीतने की स्थिति में नहीं रही और नीतीश कुमार को साथ लेना पड़ा। तो इसलिए ये लोग जो कम्युनल एजेंडा हिंदू मुस्लिम करते हैं उसका असर वोटर्स के ऊपर नहीं पड़ रहा है, बल्कि उससे नाराजगी ही हो रही है। एक चीज आपने और नोटिस किया होगा, वो मेन न्यूज चैनल्स तो नहीं दिखाते हैं लेकिन यूट्यूब पर वो दिखा रहे हैं कि कैसे जो जेडीयू के लोग हैं, खास करके मंत्री हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उनको कैसे लोग खदेड़ रहे हैं। वो वोट मांगने जा रहे हैं तो उनको भगा दे रहे हैं कि आप भागो यहाँ से, आपको वोट नहीं देंगे। मुंह पर कह रहे हैं कि आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि मैंने ये भी देखा है कि अभी खास करके कल और आज में कि बीजेपी वाले सोशल मीडिया में ये सब डाल रहे हैं कि ये जो एनडीए है ये भारी बहुमत से जीतने जा रही है, भारी बहुमत से। ये प्रचार शुरू हो गया, क्योंकि अगर गड़बड़ करते हैं ये लोग तो उसका जस्टिफिकेशन रहेगा, भाई पहले से हम कह रहे थे हम जीते। ये खेल है। और मान लीजिए कि ये पाला बदलते हैं नीतीश कुमार, मगर उनके जो एक तो भाजपा से आए हुए प्लांट किए गए, अमित शाह द्वारा प्लांट किए गए संजय झा जो कि उनके कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, और ललन सिंह जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया गया है, उनकी भूमिका क्या रहे? देखिए, न संजय झा के पास न ललन सिंह के पास अपना कोई वोट बैंक है जी। वो नीतीश के नाम पर ही चमकते हैं। नीतीश के चलते ही उन्होंने जेडीयू में तरक्की की और केंद्र में ललन सिंह मंत्री बन गए। इन लोगों की औकात नहीं है कि ये नीतीश को चैलेंज करें, ये मेरा मानना है जी। क्योंकि ये चैलेंज करेंगे तो बिल्कुल दूर जाएंगे। और हमें लगता है कि इस चुनाव के बाद जो भी नतीजे आए, नीतीश निश्चित रूप से इन दोनों को किनारे लगाएंगे, क्योंकि जेडीयू में रहकर ये बीजेपी के एजेंट का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाना जरूरी होगा।
सर एक अंतिम सवाल करने की इच्छा हो रही, क्योंकि आपने 20 मिनट दिया है मुझे, तो मैं पूछ लूं। केरल से वहां के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को विशेष रूप से बिहार में लाया गया, उसकी वजह क्या है और उनकी भूमिका इस चुनाव के बाद में क्या होगी? देखिए, सब सारे पदों पर अपने लोगों को बैठाना, अपने बिल्कुल वफादारों को बैठाना, है ना, यही ना इस सरकार का काम रहा है। इलेक्शन कमीशन है, अपने वफादारों को बैठाओ, और भी जितनी संस्थाएं हैं वहां पर अपने वफादार लोगों को। उसी प्रकार गवर्नर की कुर्सी पर भी इन्होंने केरल से आरिफ मोहम्मद खान को लाकर बिहार में स्थापित किया, इसलिए कि चुनाव में हेरफेर गड़बड़ी, चुनाव के नतीजे आने में के बाद कुछ अगर गुंजाइश हो तो आरिफ मोहम्मद खान हेरफेर कर सकें। ये कोशिश ये लोग कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हंग असेंबली आ गई, मान लीजिए कि किसी को बहुमत नहीं मिला, तो फिर वो किसको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए? अगर वो भारतीय जनता पार्टी को बुला रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फिर वो हो सकता है कि 40 दिन का 45 दिन का समय दे दें कि विधानसभा में अपना बहुमत साबित करो, और इसी बीच में वहां में कि राजनीति में तोड़ फोड़ करना, एमएलए की का खरीद फरोख्त करना, ये काम शुरू हो सकता है, क्योंकि इनके पास पैसे अफरात हैं जी। ये एक बड़ी संभावना है। और इसीलिए बिहार के लोगों से मैं बार बार अपील करता रहा हूं कि एकदम डिसाइसिव मैंडेट दो, इतना अंतर कर दो दोनों में कि बीजेपी जेडीयू एनडीए की कोई गुंजाइश बने ही नहीं चुनाव के बाद, क्योंकि जरा भी गुंजाइश बनेगी या नहीं भी बनेगी तभी ये लोग गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे और आरिफ मोहम्मद खान वहां बैठकर इसमें भागीदार। सर आज आप हमारे साथ जुड़े और ये जो विपक्षी दलों को भी जो आपने सतर्क रहने के लिए कहा, और अंत में आपने जो सलाह भी दी बिहारी वोटर्स को कि इतना बड़ा मैंडेट दो नई सरकार के लिए कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को वो कोई गड़बड़ करने का अवसर न मिले, आरिफ मोहम्मद खान की कोई भूमिका न रहे, और यानी स्पष्ट रूप से सत्ता परिवर्तन हो जाए और डेमोक्रेसी कम से कम बच जाए, और ये इलेक्शन कमीशन और भाजपा की मिली भगत वो मेरे ख्याल से वो खत्म हो जाए, कम से कम बिहार में, तो एक पूरे देश के लिए वो मेरे ख्याल से एक अच्छा संकेत जाएगा। सर आप हमारे साथ जुड़े और ये बातें करी, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।